पहला है कि सेक्सुअल हरासमेंट के केस केवल महिलाओं के ऐसे लिखा है। जिसकी भी ये पर्ची है मन ही मन में समझ जाओ कि ये बहुत गलत है। मतलब ये भी एक तरह का हरासमेंट है। ये परीक्षक के साथ ना वो इंटेलेक्चुअल हरासमेंट टाइप का मामला बन जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, क्या सेक्सुअल हरासमेंट के केस केवल महिलाओं के संदर्भ में देखे जाते हैं? क्या कोई उदाहरण पुरुष का है? कृपया बता दें। मतलब ये वाला जो केस है ना, जो उस एक्ट का नाम क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन इन वर्क प्लेस। उसका तो नाम ही है ऑफ विमेन इन वर्क प्लेस, तो महिलाओं के बारे में ही है। लेकिन आपको ये पता होगा कि जैसे सेक्शन 377 हमारे आईपीसी में था, है ही, वो जो सेक्शन है वो ये संकेत करता है कि कोई भी ऐसा रिलेशन जो किसी पुरुष के साथ भी होगा वो सेक्सुअल मतलब रेप हो सकता है, उसको भी रेप मान सकते हैं। अब सेक्शन 377 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर कोई कंसेंसुअल रिलेशनशिप है, कंसेंट बेस्ड संबंध है, तो उसको हम अवैध नहीं मानेंगे। इसका कुल मिलाकर सार ये हुआ, मतलब इस एक्ट के तहत नहीं लेकिन आईपीसी को बेस बना लेकर अब स्थिति ये है कि यदि कोई व्यक्ति वयस्क नहीं है तो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके प्रति किया गया कोई भी यौन दुर्व्यवहार वो रेप की परिभाषा में आ जाएगा। उसके बाद यदि कोई वयस्क है और उसकी सहमति शामिल नहीं है तो वयस्क व्यक्ति सहमति शामिल न होने पर भी, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, यदि उसके साथ कोई सेक्सुअल एक्ट हुआ है, केवल मौखिक बात नहीं, तो वो भी एक क्राइम हो जाएगा। हाँ, वर्क प्लेस पर पुरुषों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए कोई कानून अब तक नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसे केसेस शायद हुए नहीं होंगे अब तक, या इतने कम, इतने रेयर होंगे कि शायद अब तक संसद को जरूरत महसूस नहीं हुई होगी। कभी होगा तो हो जाएगा, है ना। लेकिन हाँ, मेंटल हरासमेंट वगैरह उन सब चीज़ों के तो है ही, डिपार्टमेंटल कंप्लेंट्स इंक्वायरीज वो तो होती हैं, उसके लिए तो आप किसी के खिलाफ एक्शन की कोशिश कर ही सकते हैं। 2013 के एक्ट के तहत यदि कोई पुरुष किसी महिला को मना करने पर भी बार बार प्रपोज करता है तो क्या इसे सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत माना जा सकता है? हाँ, माना जा सकता है। इस बात को ठीक से समझ लीजिए। इस बात को, ये तो वर्क प्लेस पर जो महिलाएं हैं उनके बारे में एक्ट है, ये केवल वर्क प्लेस की बात नहीं है। अदरवाइज भी यदि कोई पुरुष किसी महिला को अनड्यू तरीके से बार बार कोई बात कहता है जिसके लिए उसको मना कर दिया गया है, ये वर्क प्लेस की बात नहीं है, अदरवाइज भी ये हरासमेंट का मामला है। और इसके लिए जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आप नौकरी करेंगे तब केस बनेगा, ये केस तो उसके बिना भी बन सकता है। और इसलिए अगर मतलब आत्मसम्मान भी चीज होती है वैसे तो, अगर कोई आपको घास नहीं डाल रहा तो छोड़ो, क्या बात है कि बार बार वही चीज, एकदम सभी अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके भीख। देखो, प्रेम और भीख में अंतर होता है। भिखारी बन के जाओगे तो प्रेम नहीं मिलेगा, भिखारी बन के जाओगे तो भीख ही मिलेगी। लोचा बन लो, चलो आगे चलो, इस तरह से होगा। ये कितना खराब सवाल है। ऐसा तो हरासमेंट तो है, किसी का भी हरासमेंट है। क्या सेना के पद लोक या नागरिक सेवा का भाग माने जा सकते हैं? देखिए, सिविल सेवा में तो सेना के पदों को नहीं लेते हैं, जो सैनिक पद है, लेकिन लोक सेवा क्योंकि उसमें हर सरकारी नौकरी आती है, उसमें उसको लिया जा सकता है अगर पब्लिक सर्विस का प्रयोग ब्रॉडर कंसेप्ट में कर रहे हैं तो। अगर कंटेक्स्ट आपका ब्रॉड नहीं है, देखिए छोटे कंटेक्स्ट में ना पब्लिक सर्विस सिविल सर्विस समानार्थक मान लेते हैं कई लोग, लेकिन पब्लिक सर्विस का जो बड़ा मतलब है उसमें सेना भी शामिल हो जाएगी। जो सिविल सेवा का स्पेसिफिक मतलब है उसमें नॉन सिविलियन पद जो होते हैं सेना वाले, वो उसमें शामिल नहीं होते। सहिष्णुता का मूल्य क्या ब्रिटिश काल की सिविल सेवाओं और वर्तमान सिविल सेवाओं दोनों में माना जा सकता है? थोड़ा बहुत मान सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश लोगों को भी इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता था कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन क्षत्रिय है। तो जब ब्रिटिश यहाँ पर थे, कुछ तो सिविल सर्वेंट्स वहीं से आते थे, इंग्लैंड से ही, उन्हें तो फर्क पड़ना ही नहीं था क्योंकि वो तो समाज का हिस्सा ही नहीं थे। लेकिन जो लोग यहाँ से सिलेक्ट हुए थे सिविल सर्विसेज में, उनकी ट्रेनिंग भी होती थी। तो ब्रिटिशों के हित में यही था कि यहाँ के लोग भी सिविल सर्विस में आए तो इस बात से दूर रहें, तटस्थ रहें कि वो किस धर्म किस जाति के हैं, केवल ब्रिटिश हितों के मुताबिक अपना काम करें, न कि अपने सांस्कृतिक सामाजिक हितों के मुताबिक करें। इस सेंस में आप कह सकते हैं कि सहिष्णुता का मूल्य वहां भी था, किंतु उसका उद्देश्य उतना पाक नहीं था, उतना ईमानदार नहीं था जितना ईमानदार आज की सिविल सेवा में उसका उद्देश्य। लेकिन हाँ, एक टूल के तौर पर उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया था, ये बात सही है। इसके बाद एक प्रश्न है, नैतिक दुविधा और नैतिक चिंता में संबंध व अंतर स्पष्ट करते हुए कोई एक ऐसा उदाहरण बताएं जिसमें नैतिक चिंता व नैतिक दुविधा साथ साथ झलकती हो। ठीक है, अभी समझाते हैं। क्या नैतिक दुविधा या चिंता केवल तभी कही जाएगी जब वह नैतिक पक्षों से जुड़ी हो? सही बात है। अगर नैतिक पक्ष से नहीं जुड़ी है तो फिर नैतिक दुविधा क्यों होगी, है ना। चिंता हो या दुविधा हो, वो नैतिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे मुझे ये चिंता कि कल मेरा रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये चिंता है, नैतिक चिंता नहीं है। लेकिन मुझे ये चिंता कि मेरा एक दोस्त जिसका आखिरी अटेम्प्ट है और जिसके पास बैकअप प्लान नहीं है, यदि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका परिवार कैसे चलेगा, इसमें मामला केवल चिंता का ना होकर के नैतिक चिंता का मामला आ गया। ऐसी दुविधा का उदाहरण कि आपके सामने चाय कॉफी दोनों रखी है लेकिन कोई एक ही पी सकते हैं। क्या पिए, चाय पिए, कॉफी पिए, चाय पिए, कॉफी पिए, दुविधा है क्योंकि एक ही पीनी है। वरना स्टूडेंट को ऑप्शन मिले कि दोनों पी सकता है तो दुविधा है नहीं, ऑप्शन ये कि एक ही पीनी है तो दुविधा है। लेकिन नैतिक दुविधा नहीं है। नैतिक दुविधा कब हो जाएगी कि जब उसमें किसी व्यक्ति के हित अहित का हिस्सा शामिल हो जाएगा। जैसे दो दोस्त हैं, एक कोई भोजन की वस्तु रखी है, शर्त है कि दोनों में से एक ही खाएगा, बांट के नहीं खा सकते, भूख दोनों को बराबर लगी है। अब आपको तय करना कि आप खाएं या आपका दोस्त खाए।
दोस्तों खिलाएंगे तो भी दुविधा कम नहीं होगी, तब ईड परेशान करेगा, खुद खाएंगे तो सुपरी को परेशान करेगा, और इस प्रकार दुविधा किसी न किसी रूप में बनी रहेगी। ये नैतिक दुविधा है। अब ये जो प्रश्न है कि इन दोनों में अंतर कैसे देखें, मैंने कल भी आपसे कहा था कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, इसका रिलेशन समझने के लिए मैंने कई चित्र बना बना के देखे। मैंने एक बार सोचा शायद ये चित्र बने इन दोनों के बीच में, पर इसमें एक हिस्सा जस्टिफाई नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी मुझसे, ये मैं जस्टिफाई कर पा रहा हूँ। ये चीजें किसी किताब में नहीं मिलती, दरअसल ये आपको सोच सोच के ही पढ़ाना होता है। तो इथिक्स के पेपर में बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो सोच के ही डेवलप करके पढ़ाया जाता है, तो बुक से नहीं मिलता है। मेरी समझ ये कहती है कि इथिकल कंसर्न ये बड़ा हिस्सा है नैतिक चिंता, और इथिकल डायलेमा छोटा हिस्सा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, एक वाक्य में कहूँ तो जिस बिंदु पर मैं इथिकली कंसर्न हूं ही नहीं, उस पर मुझे इथिकल डायलेमा क्यों होगा। जिस चीज की मुझे नैतिक चिंता ही नहीं होती, उस चीज के लिए मुझे नैतिक दुविधा क्यों होगी। ये हो सकता है कि नैतिक चिंता हो पर दुविधा ना हो, पर दुविधा उसी बात पे होगी जिसके लिए मुझे नैतिक चिंता होती है। जैसे अगर मुझे दहेज को लेकर कोई चिंता ही नहीं होती कि दहेज बुरी बात है, और मुझे दहेज ठीक, तो इसमें क्या बुरी बात है। तो मान लीजिए कि दहेज मेरे लिए नैतिक चिंताओं में शामिल है ही नहीं, दहेज प्रथा। अगर मैं दहेज को अनैतिक मानता ही नहीं, बुरा मानता ही नहीं, तो जीवन में जब कभी ये प्रश्न मेरे सामने उपस्थित होगा या आपके सामने उपस्थित होगा कि विवाह में दहेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, तो आपको दुविधा होगी भी, तो नैतिक दुविधा नहीं होगी। दुविधा होगी भी तो क्या होगी कि वहां दहेज ज्यादा है किंतु साथ में जो लड़की आ रही है वो ठीक नहीं है, वहां जो लड़की आ रही है वो ठीक है, दहेज का मिल रहा है। अभी नैतिक दुविधा नहीं है, लालच की दुविधा है कि मैं ज्यादा ध्यान किस चीज पर दूं, दौलत पे दूं या उस व्यक्ति पे दूं। लेकिन जिस व्यक्ति को लगता है कि दहेज व्यवस्था बुरी चीज है, और जिसने विशेष तौर पर पब्लिक स्टेटमेंट से दे रखी है कि बुरी चीज है, मनी मन में तो अलग बात है, अगर किसी ने पब्लिकली ये बात कह रखी है कि वो दहेज को बुरा मानता है, और तब उसके जीवन में, उसके अपने विवाह में या उसके घर के किसी और मेंबर के विवाह में ये प्रश्न उपस्थित हो गया कि दहेज लिया जाए या ना लिया जाए, अब दुविधा हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ लालच और एक तरफ वो नैतिक स्टैंड जो उस व्यक्ति ने हमेशा रखा है। तो नैतिक दुविधा उन्हीं मुद्दों पर हो सकती है जिनके लिए नैतिक चिंता किसी व्यक्ति के मन में है। हम एक व्यक्ति विशेष की बात करें, ये सबका अलग अलग होगा। एक्स नाम के व्यक्ति को जो नैतिक चिंताएं हैं वो बड़ा सर्कल है, और उसी एक्स नाम के व्यक्ति को उनमें से कुछ मुद्दों पर नैतिक दुविधाएं बीच बीच में घेरती रहेंगी। ये मैं कहना चाह रहा हूं। ये प्रश्न किसका है? हाँ, आप समझ पा रहे हैं बात को। तो नैतिक दुविधा, नैतिक चिंता का सबसेट इसलिए है कि जिस मुद्दे पर मुझे नैतिक चिंता ही नहीं होती है, मुझे उसमें इंडिविजुअल सिचुएशन में नैतिक दुविधा क्यों होगी नहीं। इस सेंस में मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक, स्पष्ट। अब इन्होंने एक सिचुएशन भेजी नैतिक दुविधा की नोट्स के बेस पर। एक कनिष्ठ कर्मचारी या अधिकारी रिश्वत लेता है, और उसकी आर्थिक परिस्थिति इस प्रकार की है कि यह रिश्वत उसकी मजबूरी है, और यह बात वह अधिकारी भी भली भांति जानता है जिसके मातहत वह कनिष्ठ कर्मचारी अथवा अधिकारी काम करता है। उपरोक्त प्रकार के कई उदाहरण प्रिंटेड मटेरियल में दिए गए हैं। एक तो देखो प्रिंटेड नोट्स होते हैं, प्रिंटिंग नोट्स नहीं होते हैं। कई बच्चे बोलते हैं प्रिंटिंग नोट्स, है ना। भाषा, ये भाषा के साथ हरासमेंट हो गया, देखो, है ना। भाषा के साथ भी हरासमेंट होता है, और ये भाषा के साथ हरासमेंट का मामला है। इसमें तो ठीक लिखा है, लेकिन कई बच्चे ऐसा लिखते हैं, इसलिए मैं आपसे याद आ गया तो कह रहा हूँ। प्रिंटिंग मटेरियल का मतलब है कि वो मटेरियल जो प्रिंट हो रहा है। प्रिंटेड मटेरियल का मतलब जो मटेरियल प्रिंट होकर मिला है, तो प्रिंटेड। कई लोग बोलते हैं कि सर ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, मैं इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हूँ, और ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है ना। भाषा ऐसी बोलिए कि पढ़ के ना सामने वाले को सुन के अच्छा लगे, है, खराब ना लगे। ऐसा एक आध शब्द गलत प्रयोग कर देंगे इंटरव्यू में, उसी से सारा मिजाज खराब हो जाएगा बोर्ड मेंबर्स का, ऐसी एक आध गलती से भी। बहरहाल यहाँ ठीक है। उपरोक्त प्रकार के कई उदाहरण प्रिंटेड नोट्स में दिए गए हैं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ कि यह नैतिक दुविधा का उपयुक्त उदाहरण नहीं है, क्योंकि उदाहरण से स्पष्ट है कि एक पक्ष नैतिक है, जैसे रिश्वत का संज्ञान लेना और कार्यवाही करना, जबकि दूसरा पक्ष अनैतिक है, यानी किसी भी कारण से भ्रष्टाचार की मौन सहमति प्रदान करना। अतः यहाँ नैतिक दुविधा का प्रश्न ही नहीं है। यहाँ पर तो यह उक्त अधिकारी का कर्तव्य बनता है कि कार्यवाही करे। ये तो बात तो ठीक है ही भाई। अब सिचुएशन में थोड़ा कंक्रीट करके देखिए, फिर बताइए। आप IAS बन गए, कलेक्टर हो गए, और आपके यहाँ खूब कई लोग काम करते हैं आपके ऑफिस में। उनमें से एक व्यक्ति है जिसकी उम्र है 55 साल के आसपास, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता उसका, और उसके 4 या 5 बच्चे हैं। गिनती ठीक से उसने भी नहीं की, आपने भी नहीं की, लेकिन हाँ है, मतलब संख्या ठीक ठाक है। 4-5 बच्चे या 6 बच्चे उसके हैं, ठीक है। वो सब स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके अपने खर्चे हैं। और ये आदमी जो नौकरी करता है आपके यहाँ, ये नौकरी LDC टाइप का कुछ है, लोअर डिवीजन क्लर्क टाइप का कुछ है, जो जिसका वेतन मान लीजिए कि इस उम्र में आने के बाद भी कितना होगा, तो 20-25 हज़ार मान लीजिए। किसी राज्य सरकार में इतना वेतन होता है। बड़ा परिवार है, सारे बच्चों के खर्चे हैं, और बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। आपकी एक बार भेंट हुई तो आपने पाया कि उनमें से 2-3 बच्चे बड़े मेधावी हैं और पढ़ाई करने के लिए जिद्दी किस्म के बच्चे हैं। उनका सपना है कि IIT में जाएंगे, उसके बाद IAS बनेंगे या MBA करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। ऐसे बच्चे हैं। आपको मिलकर बड़ा अच्छा लगा। आपने ये भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जैसा कि IAS लोग आमतौर पर करते हैं, स्टाफ मेंबर्स के बच्चों को सपोर्ट करते, करना भी चाहिए। और एक दिन जब आपको पता लगा कि उसका पिता करप्शन के एक मामले में फंस गया है, फंस गया मतलब आपके हाथ में है कि फंसेगा या नहीं, आपके पास सूचना आ रही है, आप उसके इमीडिएट बॉस हैं, मतलब उस ऑफिस के बॉस आप ही हैं, और आपको ये भी पता लगा, क्योंकि आप उसे जानते हैं, कि उस व्यक्ति ने करप्शन इसलिए किया क्योंकि उसके अपने बेटे की किसी फीस का मामला था। वो चाहता था कि उसको वहां पढ़ाई करने का मौका मिले ताकि वो सफल हो जाए अपनी परीक्षा में। और जनरली वो करप्ट नहीं है, वो व्यक्ति ठीक है, ईमानदारी से काम करता है। एक बार उससे ऐसा हो गया क्योंकि उसके सामने एक ऐसी जेन्युइन नीड थी कि वो अपने बच्चे के लिए किसी और तरीके से जुगाड़ कर नहीं सकता था फीस का। अब ये आपके संज्ञान में बात है, और सिचुएशन ये है कि अगर आप चाहें तो उस तथ्य को मिटा सकते हैं, चाहें तो उस तथ्य के बेस पर कंप्लेंट फाइल करवा दें, उस पर एक्शन ले लें।
दोनों सिचुएशंस आपके हाथ में है। आपके किसी सीनियर को पता नहीं चलेगा क्योंकि बात आप दबा सकते हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, बात की बात है। पहले ये बताइए कि ये दुविधा नैतिक है या नहीं है। कम से कम पहली सहमति ये बना ले कि नैतिक दुविधा, क्योंकि जो प्रश्न है उसमें लिखा है तो नैतिक दुविधा है नहीं, इसमें एक पक्ष नैतिक है कि नैतिक है, ऐसा नहीं है, इसमें दोनों पक्ष नैतिक है। एक नैतिक पक्ष ये है कि आप एक्शन लें, ये मैसेज दें कि भ्रष्टाचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ अनैतिकता नहीं है, दूसरी तरफ भी नैतिकता है। वो नैतिकता क्या है कि मैं एक परिवार को, जो परिवार अच्छे रास्ते पर जाने के लिए एकदम तैयार बैठा हुआ है, मैं उस परिवार को बचा लूं, उस परिवार को खत्म होने से रोक लूं। क्योंकि आपने अगर कंप्लेंट कर दी तो वो परिवार खत्म हो जाएगा, मतलब खतरा है कि खत्म हो जाएगा। तो मैं इस परिवार को बचाऊं या मैं अपने ऑफिस की वर्क कल्चर को बचाऊं, ये दुविधा है। और दोनों में ही किसी न किसी को बचाने का मसला है। एथिक्स पढ़ने का असली मजा तब है जब आपको ग्रे शेड दिखना शुरू हो जाए। ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो एथिक्स पढ़ने का मजा ही नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें क्या दुविधा है, एक तरफ नैतिक है एक तरफ अनैतिक है, यही तो इससे तो बाहर निकलना है कि नैतिक अनैतिक इतना सीधा नहीं होता, सफेद काला ग्रे शेड है। ऑफिस के नियम ज्यादा महत्वपूर्ण है या एक व्यक्ति का परिवार जैसे 5-6 बच्चे जिनकी गलती नहीं है इस मामले में, उनका जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न है। और इसलिए इसका उत्तर आप कुछ भी देने में से हम टॉपिक नंबर 6 पूरा होते ही कुछ केस स्टडीज को लेंगे, ऐसी केस स्टडीज को फिर समाधान करेंगे इसका। आज के सिचुएशन का आंसर आप में से कितने लोग ये कहेंगे कि हाँ हम उस पर एक्शन लेंगे, हाथ खड़ा करें। ऐसे लोगों की संख्या करीब 20 दिख रही है, 10-15 दिख रही है, 15 है। और आप में से कितने लोग कह रहे हैं कि हम इस पर एक्शन नहीं लेंगे उस व्यक्ति पर। इनकी संख्या ज्यादा है, करीब 60-70 के आसपास है, ठीक। और वैसे सही उत्तर इन दोनों के बीच में आएगा कहीं ना कहीं, है ना, कोई बीच का रास्ता ही आप निकालेंगे। इतना प्लेन रास्ता तो कोई क्यों चुनेगा, इतना प्लेन चुनेंगे तो फिर आईएएस बनने का फायदा क्या होगा, है ना। कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे। एथिक्स पढ़ने का बेसिक उद्देश्य है जहां बीच का रास्ता ना दिखता हो वहां भी बीच का रास्ता ढूंढ लेना। ये जो तरीका है ना, ये एथिक्स पढ़ने का असली उद्देश्य। चलिए शुरू करते हैं। व्यक्ति एक्स दहेज विरोधी है परंतु सिस्टर की शादी में दहेज देना अनिवार्य हो रहा है, तो उस कंडीशन में नैतिक दुविधा व चिंता एक साथ नहीं है क्या? हाँ है, क्या दिक्कत है इसमें? एकदम है। लेकिन नैतिक दुविधा नैतिक चिंता का हिस्सा ही तो है, इससे कहां कुछ गलत साबित हो रहा है। एक व्यक्ति एक्स कहता है कि दहेज बुरी चीज है, उसने अपने विवाह में दहेज लिया भी नहीं, मान लीजिए, अब उसकी बहन की शादी है। बहन, इसमें नीचे एक वाक्य और लिखा है कि बहन को वही लड़का पसंद है। बहन ने कह दिया कि भैया मुझे यही लड़का पसंद है। लड़का कह रहा है कि मैं तो कुछ कहूंगा नहीं, मेरे पापा डिसाइड करेंगे। पापा कह रहे हैं कि हम तो बेचेंगे, हमने बहुत निवेश किया इसमें, जब से पैदा हुआ सारा खर्चा अकाउंट किया, हॉस्पिटल से निकला था 6 दिन का 20,000 रुपये खर्च हो गए थे ऑपरेशन में, सारा जोड़ रखा है, ब्याज सहित चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जोड़ रखा है। और वो कह रहे हैं कि ये बच्चा अब तक कुल मिला के हमें जो पड़ा है 70 लाख का पड़ा है। अब तक की जो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी इसके ऊपर है 70 लाख की है, और टाइम अलग है, मैं सिर्फ कैश की इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं। तो 70 लाख की इन्वेस्टमेंट वही 25 साल तक रखी है इन्वेस्टमेंट हमने, तो इस पर रिटर्न कम से कम डबल तो होना ही चाहिए। तो 1.5 करोड़ से कम में तो नहीं बेचेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इतने का माल है, चाहिए तो ले जाओ नहीं तो कोई बात नहीं, हम मंडी में ले जाएंगे, कोई तो ग्राहक मिलेगा, ऐसा क्या है, हम मंडी में जाके बेचेंगे। तो और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे घर में 3 हैं, हम मतलब होलसेल में भी कर सकते हैं सौदा, अगर आप करना चाहें तो होलसेल में थोड़ा सा कम कर देंगे, लेकिन हाँ 1.25 से कम नहीं होगा। अब वो भाई क्या करे, खुद दहेज नहीं लिया, उसकी बहन को जो लड़का पसंद है, उसके घर की कंडीशन है, बिना दहेज शादी होगी नहीं, कानूनी कार्यवाही करेगा तो शादी बिल्कुल नहीं होगी, और बहन धमकी दे रही है। अब वो लड़का क्या करेगा, बात की बात है, लेकिन उसके सामने नैतिक दुविधा है या नहीं है, और नैतिक चिंता भी है कि ये गलत चीज का समर्थन करना पड़ रहा है, ये नैतिक चिंता है, और करूं या ना करूं ये दुविधा है। तो नैतिक दुविधा नैतिक चिंताओं के सबसेट के रूप में ही, मतलब मैं ऐसा एक भी एग्जांपल नहीं सोच पा रहा हूं, आप भी सोचिएगा जहां नैतिक दुविधा तो हो और नैतिक चिंता ना हो। ऐसे तो मिल ही जाएंगे जहां नैतिक चिंता भी है दुविधा भी है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि बीच के सर्कल में दोनों चीजें हैं, और इसमें केवल नैतिक चिंता है। अगर आप ऐसा एग्जाम्पल सोच पाए जहां नैतिक दुविधा तो है किंतु नैतिक चिंता नहीं है, अगर ऐसा एग्जाम्पल आपके पास है तो सही डायग्राम ये वाला हो जाएगा जिसमें 2 सर्कल से एक दूसरे को काट रहे होंगे। ऐसा एग्जाम्पल मैं नहीं सोच पाया एक भी, अगर आप सोच पाएंगे तो मैं तुरंत अपनी धारणा बदल लूंगा। हाँ हाँ, मैं समझ ये कह रही है कि जैसे मान लीजिए कुछ पैसा हमारे पास है, हमें डोनेट करना है, हमने सोचा हुआ था कि अनाथालय को देंगे, देने वाले थे, इतने में कुछ लोग हमारे पास आए और कहा कि हमारे वृद्धाश्रम को इसकी बहुत जरूरत है, आपसे कुछ डोनेशन चाहिए। अब मुझे दुविधा हो गई, ये दुविधा नैतिक दुविधा है। और इसका अगला वाक्य ये जो कहना चाह रही है वो ये कि इसमें नैतिक चिंता तो नहीं है। फिर समझना, यहाँ चिंता का मतलब कंसर्न के सेंस में है, वरी के सेंस में नहीं है। ये दुविधा उसी व्यक्ति को होगी जिसको अनाथों और बूढ़ों दोनों की चिंता होगी। अगर मुझे अनाथों की चिंता करने का मन ही नहीं करता है, बूढ़ों की चिंता करने का मन ही नहीं करता है, तो मुझे दुविधा नहीं होगी, मैं कहूंगा मुझे देना ही नहीं, दोनों मर जाए। क्योंकि मुझे बूढ़ों की भी नैतिक चिंता होती है और ये जो अनाथ है उनकी भी नैतिक चिंता होती है, तो 2 नैतिक चिंताओं के बीच में वरीयता तय करने का मामला हो गया। इसलिए ये एग्जांपल भी ऐसे साबित नहीं कर पा रहा कि हम नैतिक चिंता के बिना दुविधा में चले गए। ये तो एग्जांपल इस बात का कि 2 नैतिक चिंताओं के बीच में दुविधा हो गई है, लेकिन नैतिक चिंताएं तो हैं, दोनों हैं, 2 के बीच में दुविधा है। जी अगर मैं मना करने में असुविधा महसूस कर रहा हूं तो ये मेरे व्यक्तित्व की समस्या है कि मैं बहुत ज्यादा सबमिसिव हूं, दब्बू हूं, कि मेरा मन है कि मैं डोनेशन वहां दूं, एक्स को दूं, वाई मेरे सामने आ गया और मैं वाई को मना नहीं कर पा रहा हूं, तो ये समस्या नैतिक दुविधा नहीं है, ये व्यक्तित्व के कमजोर होने का लक्षण है कि मैं मतलब जो मैंने कहा था डोंट से यस इफ यू वांट टू से नो, ये वो वाली दुविधा है कि आप किसी को मना करना चाह रहे हैं, मना कर नहीं पा रहे। ये तो पर्सनैलिटी क्राइसिस है कि आप थोड़े से सबमिसिव हैं या दब्बू किस्म के हैं, ये समस्या है। तो इसमें कैसे लिंक बनेगा इस चीज के साथ। कल हम एथिकल कंसर्न्स पे काफी बात कर चुके थे और
अगर उसको आधे मिनट में रिकैप करना हो तो मैं कह सकता हूं कि हमने ये पढ़ा कि एथिकल डायलेमा कंसर्न का अंतर पढ़ा, रिलेशन पढ़ा, फिर बताया कि एथिकल कंसर्न्स आपके पाठ्यक्रम में लिखा है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या एथिकल कंसर्न हो सकती है, किसी कंपनी को, एनजीओ को, ट्रस्ट को, या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां के जो फर्म्स हैं उनको क्या हो सकती है, उनके एम्प्लॉइज को। उसके बाद उसका समाधान भी पढ़ लिया थोड़ा सा कि क्या क्या समाधान हमें देखने चाहिए। फिर हम आ गए पब्लिक सेक्टर पे। पब्लिक सेक्टर के दो हिस्से हमने कर लिए, एक शासन या प्रशासन, पूरा सरकार, कि सरकार को लेकर एक नागरिक के मन में कौन सी एथिकल कंसर्न्स या नैतिक चिंताएं होनी चाहिए, जिस पर हमने विस्तार से बात कर ली थी। और उसके बाद बात खत्म हो गई थी। फिर हमें दूसरा हिस्सा ये पढ़ना था कि जो सरकार के कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के स्तर पर हमें क्या क्या नैतिक चिंताएं हो सकती हैं। सरकारी कर्मचारी को लेकर चिंता आमतौर पर ये नहीं होगी कि उसके साथ क्या होगा, बल्कि वो कुछ गलत ना कर दे समाज के साथ, वो वाली चिंता ज्यादा रहती है। और फिर उसका समाधान देख लेंगे। तो अगर आपसे पहले वाले हिस्से की बात करें कि शासन या सरकार के स्तर पर जो नैतिक चिंताएं हैं, जैसे ये कि मूल अधिकार सुरक्षित रहे, संविधान के मूल्य सुरक्षित रहें, बैलेंस ऑफ पावर जो है, शक्तियों का संतुलन ये ठीक बना रहे, इसमें तीनों अंग ठीक से काम करें, साथ में मीडिया और सिविल सोसाइटी भी ठीक से काम करें, ये सारे पक्ष हमने समझे थे। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि देश की सरकार को लेकर नैतिक चिंताएं आपको क्या क्या होती हैं, उन नैतिक चिंताओं का समाधान आप क्या सोचते हैं। तो देश की सरकार को लेकर क्या चिंताएं होती हैं ये तो हो गया था। अब उसका समाधान क्या क्या हो सकता है इस पर बात करनी है। और मैंने कल भी आपसे कहा था कि जब भी समाधान की बात हो उसमें दो पक्ष दिमाग में रख के चलिए। एक ये कि इस संबंध में कानून इत्यादि क्या कर सकते हैं, और दूसरा हो सकता है कि कौन सी चीजें मोटिवेशन से, प्रेरणा से, प्रोत्साहन से हम ला सकते हैं। देखिए, देश की सरकार ठीक से बर्ताव करे, इसे सुनिश्चित करना जरूरी भी है, महत्वपूर्ण भी है। अभी ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि बहुत बड़ी आग लगी, और वो जिस इलाके में लगी वो इलाका वहां का बहुत प्राइम इलाका नहीं है। यूं समझे कि वहां के उड़ीसा में आग लग गई है ना, उससे बहुत महत्व नहीं है, बहुत अमीरी नहीं है वहां पर। तो कल एक वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ कि ऑस्ट्रेलिया का पीएम उस इलाके में देखने गया जहां आग लगी है। कुछ लोग वहां पर हैं जिनको नुकसान हुआ है, मुश्किल से 10-15 लोग खड़े हुए हैं, और पीएम कई घरों में जाके देख रहा है, घरों के आसपास देख रहा है। और उन 15 लोगों में से 2 लोग अलग अलग, एक महिला एक पुरुष, उसको लगभग गालियां बक रहे हैं साथ साथ चलते हुए। पीएम चल रहा है, पीएम के पीछे पीछे वो चल रहे हैं, या थोड़ा आगे से एक महिला आ गई है, लगभग गालियों जैसी भाषा में लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। और पीएम उनको इग्नोर करते हुए अपनी टीम के साथ चलता जा रहा है। कुछ मीडिया के लोग हैं, वीडियो बना रहे हैं, गाली देते हुए पीएम को वीडियो बना रहे हैं। और वो पीएम बहुत शांत है एकदम, उसने अपना सारा काम किया। वो महिला जो बोल रही है उसका भाव यही है कि अगर सिडनी में आग लगी होती ना तो सारा राजकोष खुल गया होता, पर आग हमारे इलाके में लगी है, इससे चवन्नी भी हमको नहीं मिलेगी। उसका भाव ये है बेसिकली, जो डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस की भावना रहती है वही भाव है। और उसके बाद जब पीएम वहां से निकला, उसके लोग उसको निकाल के ले गए, पुलिस भी, सेना भी, सब उसके पास है ही, पर उसका प्रयोग वहां नहीं करना चाहिए तो नहीं करते। और जब पीएम वहां से निकला तो पत्रकार ने, जिस पत्रकार ने रिकॉर्ड किया था उनसे पीएम को, इनसे पूछा कि लोग आपका इतना विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या स्टैंड है आपका। और बिना किसी नाराजगी के, बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान के भाव से कह रहे हैं कि मैं उनकी नाराजगी समझ सकता हूं, आप भी समझिए, जिनके घरों में आग लगी है, जिनकी संपत्ति खत्म हुई है, अगर वो इतना भी नाराज नहीं होंगे तो कैसे जिएंगे। ये नाराजगी तो उनका अधिकार है। और लेकिन वो जो मांग कर रहे हैं वो मांग पूरी करना इतना आसान नहीं है। तो हमें बैलेंस यही करना है कि उनकी मांग में जो जस्टिफाइड हिस्सा है वो पूरा हो जाए, और वो मैं करूंगा। वो गालियां देंगे तो भी करूंगा, नहीं देंगे तो भी करूंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, तो करनी है। ये जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस होती है ना, ये चीज होती है कि जनता को अपनी बात कहने का पूरा हक मिल जाए, उसके बाद भी सरकारें नाराज ना हो और वो अपना काम वही करें जो उन्हें करना चाहिए। तो आप सोच के देखिए कि आपके देश की सरकार अगर कानून गलत काम करने लगे तो आप कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक तरीका तो ये कि आप कहेंगे कुछ कानून ऐसे होने चाहिए, कानून का मतलब कानून, संवैधानिक प्रावधान, जजमेंट वगैरह कुछ भी मिला के सिस्टम। और दूसरा, कुछ प्रोत्साहन वाली चीजें ऐसी होनी चाहिए। जैसे कानून में सरकार को लेकर चिंताएं जो थी, एक चिंता उसमें ये भी थी कि कहीं क्रोनी कैपिटलिज्म ना हो, करप्शन ना हो। तो हम कह सकते हैं कि एक तो लोकपाल जैसा कोई प्रावधान जो व्यावहारिक शक्ति के साथ हो। लोकपाल का जोगपाल ना बना दें, क्योंकि बीच में लोकपाल का नाम पड़ गया जोगपाल। तो एक उपाय तो ये हो सकता है कि हम एक लोकपाल जैसी व्यवस्था कर दें। ये तो हुआ कानूनी व्यवस्था में एक और हो सकता है कि हम मीडिया की स्वाधीनता के लिए कुछ स्पेसिफिक लॉज बनाएं, और मीडिया को थोड़ा सा तैयार करें इस चीज के लिए कि वो इस बात को याद रखे कि उसको क्यों मीडिया कहा जाता है, क्यों चौथा खंभा कहते हैं उसको लोकतंत्र का, उसको ये बात ध्यान दिलाएं। अगर मीडिया की स्वाधीनता ठीक ठाक हो तो चीजें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल नहीं है। और स्वाधीनता का मतलब फिर वही बात है, कुछ वैसी ही बात एक बहुत महान चिंतक ने कही थी, वो बात बता देता हूँ। उस महान चिंतक का नाम बहुत मुश्किल है तो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको वाक्य बता रहा हूँ, आप उससे बात समझ जाएंगे क्या है। उससे किसी ने पूछा कि स्वाधीनता क्या होती है। उसने कहा, यदि कोई व्यक्ति जंजीरों में नहीं बंधा है तो वो स्वाधीन है। और ये बात स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा के रूप में बहुत प्रसिद्ध हो गई। यदि कोई व्यक्ति जंजीरों में नहीं बंधा है तो वो स्वतंत्र है। प्रश्न है कि कोई जंजीरों में नहीं बंधा है पर उसके पास खाना खाने के पैसे भी नहीं है, उसके पास पढ़ाई करने के लिए स्कूल नहीं है, और तबीयत खराब होती है तो दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। क्या सचमुच वो अपनी स्वाधीनता का कंजम्पशन करने की हालत में है, या नाम मात्र की स्वाधीनता है? तो नाम मात्र की स्वाधीनता है। इसलिए मीडिया स्वतंत्र है का मतलब ये नहीं होता कि किसे रोका है। इसका असली मतलब है कि सरकार की तरफ से मीडिया को प्रभावी तरीके से ये भरोसा रहे कि आप हमारे भी खिलाफ बात करेंगे, आलोचना करेंगे तो भी चिंता मत कीजिएगा, हम आपके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे, आपको सच में स्वाधीनता होनी चाहिए। ये विश्वास दिलाने का मसला है। एक एक्ट है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट,
और आपको पता है कि यदि कोई भी नेता कोई गलत काम करे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, इलेक्शन की पॉलिटिक्स में, तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 लागू होता है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। मैंने आपसे कहा था कि संवैधानिक मूल्यों से समझौता न हो, इसका संबंध बहुत हद तक होता है आरपीए से, और स्पेशली इसमें जो एक सेक्शन है, सेक्शन 123, उससे इसका लिंक थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वो कहता है कि यदि कोई भी नेता कोई भी स्टेटमेंट सांप्रदायिकता के पक्ष में देगा, जातिवाद के पक्ष में देगा, अस्पृश्यता के पक्ष में देगा, देश के विभाजन के पक्ष में देगा, तो ये पर्याप्त है कि उसको हम अगले कुछ समय के लिए, उसमें डिपेंड करता है कि कितने समय के लिए उसको बेयर करेंगे, डिबार करेंगे। नियम यह है कि यदि कोई भी ऐसा कन्विक्शन हो गया जिसमें 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है किसी नेता को, तो नियम यह है कि सजा का समय प्लस 6 साल, इतने समय तक वो व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो अभी हरियाणा में एक नेता है ओम प्रकाश चौटाला, अभी जेल में रहते हैं आजकल, बीच बीच में बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनका जो बेटा है दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत नाम है ना उसका, वो भी इस बार इलेक्शन हुआ तो उसमें शायद उसने ठीक स्थिति प्राप्त कर ली, मतलब त्रिशंकु विधानसभा में ऐसी स्थिति जिससे सरकार बनाने में उसको ताकत मिल गई। तो जैसे ही पता लगा कि वो कांग्रेस के साथ जा रहा है, तो ओम प्रकाश जी को मतलब थोड़ी छूट मिलने की संभावना कम हो गई थी जेल से, और जैसे ही पता लगा कि वो बीजेपी के साथ जा रहा है, तो तभी ओम प्रकाश जी को छूट मिली कुछ दिनों के लिए कि बाहर जाके कुछ जरूरी काम निपटा लें, और फिर वो बाहर आ गए, क्योंकि दिल्ली की जेल में है, केंद्रीय जेल में है। और ये जो ओम प्रकाश चौटाला जेल में है, कौन से केस में? टीचर भर्ती घोटाले में जेल में है। हरियाणा की पॉलिटिक्स में इनका बहुत नाम था, तो कहा जाता है कि उनको चैलेंज से दूर करने का एक ही तरीका था कि इनको इलेक्शन लड़ने के लायक ही ना छोड़ा जाए। 10 साल की सजा हुई है, 10 साल का मतलब है 10 + 6, 16 साल इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और उम्र मेरे ख्याल से 70 के आसपास तो है ही, जिसका सामान्य मतलब हुआ कि अब अगला चुनाव परलोक में होगा, है ना, परलोक में विधानसभा होता होगा तो वहां चुनाव होगा, इसी लोग पे तो होने वाला है नहीं। तो लेकिन ये अच्छा तरीका है, अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट बनाएं, संवैधानिक मूल्यों से जोड़कर बनाएं, और इसका इंप्लीमेंटेशन ठीक हो, तो आप कह सकते हैं कि कानून के स्तर पर ये 3 चीजें मिलकर ठीक ठाक मैनेज कर सकती हैं। बाकी प्रोत्साहन के स्तर पर पहली बात है सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स समाज में होते रहें, और मूवमेंट होना अच्छी बात है, थोड़ा बहुत आंदोलन होता रहे तो ठीक है, उससे एक बैलेंस बना रहता है सरकार और जनता के बीच में। जनता 5 साल में एक बार तो वोट डालती है, बाकी समय में उसके पास एक ही तरीका कि वो आंदोलन के रूप में भी बात रखे। तो सिविल सोसाइटी एक ठीक तरीके से अगर हमारी प्रमोट हो और विजिलेंट रहे, यानी कि सचेत रहे। दूसरा, मीडिया, हम सिर्फ कानून की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि मीडिया के जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग और अवेयरनेस जैसा कुछ अगर हो। अभी जो मीडिया के स्कूल्स हैं वो 2 तरह के हैं, जैसे आपने एक इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा जो जेएनयू के पास है, उसका नाम क्या है? आईआईएमसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, या जामिया मिलिया इस्लामिया में भी एक इंस्टीट्यूट है, एमसीआरसी बोलते हैं, सबसे नाम चेंज कर दिया उसका, मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर पहले हुआ करता था, जिसमें शाहरुख खान पढ़ता था, 1 साल पढ़ के चला गया था यहाँ से, काफी अच्छा कोर्स माना जाता है बोला। पर एक रोचक स्थिति है, अगर आप आईआईएमसी या एमसीआरसी चले गए और आपने वहां 2 साल या 1 साल जो भी कोर्स किया, पढ़ाई की, तो बहुत अजीब सी स्थिति है कि उसमें 70, 80, कभी कभी शायद 90% तक जो पढ़ाया जाएगा वो मीडिया की टेक्निक्स पे नहीं होगा, बल्कि वो उस समझ पे होगा जो मीडिया में जाने से पहले किसी व्यक्ति की होनी चाहिए। आप मीडिया में जाएंगे 2 चीजें चाहिए ना आपको, एक चाहिए लिखने, जैसे प्रिंट मीडिया में जा रहे हैं मान लीजिए, या वेबसाइट में आपको लिखने के लिए जाना है, आपको क्या चीजें होनी चाहिए आपके पास? पहली चीज होनी चाहिए कि आपके पास लिखने का कौशल हो, आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम शब्दों में बहुत सटीक बात लिख सकते हो जिसको पढ़कर किसी पाठक का मन करे पढ़ने का, एक तो ये स्किल चाहिए। लेकिन उससे पहले चाहिए वो चीज जो लिखनी है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी लेखन कला बहुत अच्छी है पर उनको ये नहीं पता कि लिखना क्या है, तो सड़क छाप टाइप का लिखते हैं पर रोचक बहुत लिखते हैं। सड़क छाप किस्म की बात बहुत रोचक तरीके से लिखते हैं, और ऐसे पत्रकारों का बोलबाला है, ऐसे बहुत सारे अखबार, बहुत सारे चैनल है जिसपे इसी तरह की न्यूज चलती है रात दिन। तो मीडिया स्कूल के सामने तनाव ये है कि हम ज्यादा फोकस किस पर करें? तकनीक पर करें। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, किसी को एंकर बनना है, न्यूज रीडर बनना है, तो न्यूज रीडिंग में उसका उच्चारण कैसा हो, उतार चढ़ाव कैसा हो, इस पर ज्यादा ध्यान दें, या पत्रकार बनने की तमीज पर ज्यादा ध्यान दें। तो इन इंस्टीट्यूशंस में ज्यादा ध्यान है तमीज पर। हालांकि ये जरूर है कि इनकी विचारधारा एक तरफ झुकी होती है, जो लेफ्ट की तरफ बहुत ज्यादा झुकी हुई है, और इस वजह से वहां से पढ़ने वाले व्यक्तियों में बैलेंस की आमतौर पर बहुत खतरनाक कमी दिखाई देती है। ज्यादा अच्छा क्या है कि आपको सारी विचारधाराओं के बारे में बताया जाए, हर एंगल से चीज को देखने का नजरिया विकसित हो जाए, ये सही तरीका है। इन इंस्टीट्यूट्स में एक तरफ से देखने का बहुत अच्छा तरीका डेवलप हो जाता है, लेकिन वो लगता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाला ही मोड हमेशा बना रहता है। पर कम से कम एक बात है कि उनको लगता है कि पत्रकार होने के लिए बेसिक जरूरत है सोचने का तरीका होना चाहिए। और बाकी इंस्टीट्यूशंस जो प्राइवेट हैं आमतौर पर, उनकी कोशिश क्या है? ज्यादा ताकत है टेक्निक पर, स्किल पर, प्रेजेंटेशन पर। और अगर मैं अभी की बात करूं मीडिया की, आप जो मीडिया में देखते हैं लोगों को, मेरे ख्याल से हिंदी के पूरे मीडिया में शायद 2-3 लोग आपको ऐसे दिखते होंगे जो तमीजदार किस्म के लोग हैं। मैं न्यूज रीडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो अपना नहीं बोलते, उनके सामने आता रहता है टीवी पे, बोलते रहते हैं, उनको केवल बोलना होता है।
की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपना नहीं बोलते, उनके सामने आता रहता है टीवी पे, बोलते रहते हैं, उनको केवल बोलना होता है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपनी तरफ से बात करते हैं, इंटरव्यू लें, बेशक कोई डिस्कशन करें, डिबेट करें, उस डिबेट को कोऑर्डिनेट करें, अपना पक्ष बीच बीच में रखें। ऐसे जो 8-10 चेहरे आपको टीवी हिंदी चैनल्स के सोच पा रहे होंगे आप, या यूट्यूब के भी चैनल्स को ध्यान में रखिए। मेरे ख्याल से बहुत सोचेंगे तो 3-4 लोग आपको ऐसे लगेंगे जो समझदारी की बात करते हैं। अभी हमारा प्रश्न ये नहीं है कि वो इधर की बात करते हैं कि उधर की बात करते हैं, लेफ्टिस्ट है कि राइटिस्ट है। मूल बात है कि किसी भी विचारधारा से हो लेकिन समझदारी की बात करते हो, ऐसे लोग बहुतायत में हैं या कम दिखते हैं। और इसका मतलब हमारे मीडिया में जिस चीज़ की ट्रेनिंग देने की जरूरत है वो ज़्यादा क्या है, विचारों की या टेक्निक की? विचारों की। इसलिए एक बात ये कही जाती है कि अगर मीडिया के स्तर पर हम ट्रेनिंग ऐसी दे सकें, अवेयरनेस दे सकें, जो मीडिया कर्मियों को ये समझाएं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, लोकतंत्र का चौथा खंभा होने को लेकर उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, कैसे उनको सरकार की कमियों को उजागर करना चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए विनम्र भाषा में, लेकिन अपनी लड़ाई तो कर सकते हैं। लड़ाई करने के लिए क्यों क्रूर होने की जरूरत है? तो और एक स्वस्थ मीडिया अगर किसी देश में है ना, उस देश में सरकारों की हिम्मत नहीं होती है कि वो कुछ गलत काम कर सके, अगर मीडिया इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मीडिया के स्वतंत्र होने का मतलब मीडिया का किसी विचारधारा की जेल में होना नहीं होता है। भारत के मीडिया की दिक्कत इस समय जो मुझे समझ में आती है, अगर 10 चैनल हैं तो 8 सरकार के पक्ष में चल रहे हैं। उन्हें सरकार की हर बात अच्छी लगती है, सरकार छींकती है तो बोलते क्या छींका है, वाह वाह वाह, ऐसी आध्यात्मिक छींक पहली बार देखी हमने, वो इस तरह की बात करते हैं। और जो बाकी 2 हैं जिनसे कोई उम्मीद करे समझदारी की, उनका तेवर ये हो गया है कि सरकार जो कुछ भी करती है गलत ही करती है। मूर्खता के दोनों प्रकार हो सकते हैं। राजा बोला रात है, रात है, रात है, दूसरा राजा बोला दिन है, सच में दिन है, तब भी करेंगे रात है नहीं, क्योंकि राजा ने दिन बोल दिया तो रात बोलेंगे हम, ये भी तो उतना ही गलत है। अभी कोई ऐसा मीडिया हमें हिंदी में कम से कम नजर नहीं आता जो दूध का दूध पानी का पानी करे, खरी बात करे, सीधी बात करे। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जुड़े होने की वजह से हम तटस्थ होकर बात नहीं करते, पक्ष या विपक्ष में ही रह जाते हैं, संवाद नहीं हो पाता। तो आप जो कहेंगे कि मीडिया कर्मियों को ऐसी ट्रेनिंग मिले जो उनके आइडियोलॉजिकल पक्षों को खोले, जिम्मेदारी के पक्षों को समझाए, अवेयरनेस पैदा करे और उन्हें यह समझाए कि सरकार का समर्थन या विरोध करना उनका धर्म नहीं है, तथ्यों की ठीक से पड़ताल करना, सही विश्लेषण करना, समाज तक पहुंचाना, ये उनका मूल काम है। बस एक चीज है जिसको आप कह सकते हैं कि आपको पता है कि जो एमएलए बनते हैं और एमपी बनते हैं उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी होती है, जानते हैं? जैसे अगर आप दिल्ली में तो रहते ही, कभी संसद अगर जाएं तो संसद के पड़ोस में एक बिल्डिंग है, पार्लियामेंट एनेक्सी कहते हैं उसको, बड़ी सुंदर सी बिल्डिंग है। तो उस बिल्डिंग में एक पूरा सिस्टम है, जो एमपीज आते हैं पहली बार स्पेशली, उनकी ट्रेनिंग का सिस्टम है। और उनको ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि भाई आप क्या बन गए हो, पहले समझाते हैं कि आप क्या बन गए हो। लोगों को नहीं पता होता हम क्या बन गए हैं, उनको बस ये पता है कि हम एमपी बनने बड़ी चीज हो गए, लेकिन दरअसल एमपी बनकर क्या करना उनको नहीं पता होता। तो क्या शक्तियां हैं, क्या उत्तरदायित्व हैं, क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी रिपोर्ट सरकार जारी करती है जिस पर आप सवाल पूछ सकते हैं, प्रश्न कौन कौन से होते हैं सदन में जो आप पूछ सकते हैं, वो सारी ट्रेनिंग दी जाती है। आपकी राय क्या है कि हमारे देश में विधायकों और सांसदों को सामान्यतः जो प्रक्रियाएं हैं और उनके एमपी एमएलए बनने का उद्देश्य है, उसकी गहरी समझ है या उथली समझ है? उथली समझ है। तो आप कह सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, या मेले और एमपी हैं, आप कह सकते हैं कि उनको भी ट्रेनिंग का एक अच्छा सिस्टम डेवलप हो जो उनको ये भी समझाए कि उनके पास क्या क्या तरीके हैं सरकार को ठीक ट्रैक पर रखने के लिए, चाहे वो पक्ष वाले चाहे विपक्ष वाले हो, दोनों के पास तरीके तो होते ही हैं। एक तो एंटी डिफेक्शन लॉ ने भारतीय सांसदों विधायकों की कमर तोड़ दी है। इस पर यूपीएससी ने सवाल पूछा कई बार कि एंटी डिफेक्शन लॉ दरअसल शर्मनाक कानून है। पर शर्मनाक कानून क्यों बनाया? क्योंकि हमारे यहाँ की स्थिति उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। इतनी शर्मनाक स्थिति मेरे ख्याल से 2-3 देशों में ही होती होगी जो विकासशील देश कुछ हैं, वरना पार्टी को इतना झटके में बदल लेना छोटे फायदे के लिए ऐसा हर जगह नहीं होता है। अब हालत क्या हो गई है, कल को मान लीजिए आप विधायक बने, आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार एक गलत विधेयक लेके आ गई है और आपको लगता है इसका विरोध होना चाहिए, और आपने सदन में उठ के ये कहा कि यद्यपि मैं सरकार में हूं, मैं इस पार्टी का विधायक हूं, किंतु मैं इस पार्टी की राय से सहमत नहीं हूं। ठीक है, लोगों ने कहा क्या बात है, ये तो इंडिपेंडेंस होती है। इतने में विपक्ष का एक मेंबर उठा, उसने कहा यद्यपि मैं विपक्ष में हूं किंतु मैं इस विधेयक से सहमत हूं। क्योंकि हो सकता है कि आप एक पार्टी में किंतु विचार अलग अलग हो सकते हैं, परंतु में वोटिंग हुई और वोटिंग में हर व्यक्ति ने, हर विधायक ने अपने हिसाब से वोट डाला और अंत में काउंटिंग से तय हुआ कि ये विधान बनेगा या नहीं बनेगा। ये एक आइडियल डेमोक्रेसी का सिस्टम होना चाहिए जो बहुत सारे देशों में होता ही है। भारत में स्थिति ये है कि अगर ऐसा कर दें, बौद्धिक बहस का तो मतलब ही नहीं है। जब तक बौद्धिक बहस होती है अधिकांश लोग कैंटीन में बैठ जाते हैं लोकसभा की, जब बहस पूरी होती है वापस लौट के चलो चलो वोट डालना है, फिर वोट होता है और उससे पहले विप जारी होता है। विप यानी सचेतक। विप एक पदनाम भी है और विप एक आदेश भी है। तो जो जारी करता है उसको सचेतक कहते हैं और जो जारी होता है उसको आदेश कह देते हैं, विप आदेश कहते हैं। और उसमें क्लियर लिखा होता है कि हमारी पार्टी के लोग इस विधेयक के पक्ष में वोट डालेंगे, और वोट जो पड़ेगा वो सीक्रेट वोटिंग होती नहीं है। सीक्रेट तो यहाँ होती है, वहां थोड़ा होती है सीक्रेट। आपने जहां वोट डाला लिस्ट आ रही है किसका वोट कहां पड़ा है। अब अगर आपने अपनी राय से तय किया कि वोट विपक्ष में डालेंगे तो मेंबरशिप खत्म आपकी, अगर वोट नहीं डाला तो मेंबरशिप खत्म। हालत यह है कि अगर विप जारी हो जाए कि कल इस पर वोटिंग है, सबको आना है और पक्ष में वोट डालना है, और किसी को रात को दिल का दौरा पड़ गया हो मान लीजिए, और डॉक्टर कह रहे हैं कि बच जाएगा, बस थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, तो सुबह उसको स्ट्रेचर पे लोग लेके आते हैं वोट डलवाने के लिए, क्योंकि बच जाएगा और मेंबरशिप नहीं रही तो फिर मर जाएगा। इसलिए वहां जाके बटन दबा देगा तो काम चलेगा, वरना
विप का शासन है। इसलिए यूपीएससी ने सवाल पूछा कि भारत का लोकतंत्र दरअसल विप तंत्र है, विपोक्रेसी है, और इसलिए सांसदों और विधायकों के पास वो अधिकार नहीं है जो आम आदमी के पास है, अपनी बात रखने का अधिकार। और उसकी वजह है ना, हमारा समाज इतना सड़ चुका था इस मामले में कि ये कानून बनाना पड़ा, ये कानून मजबूरी है। लेकिन ये हम कर सकते हैं कि अगर एमएलए और एमपी इन सबकी ट्रेनिंग ठीक से हो, अधिकार, कर्तव्य, उनकी समाज के प्रति जिम्मेदारी कैसे निभा सकते हैं, ये सब हो, तो उम्मीद कीजिए कि शासन थोड़ा सा बेहतर होगा। कानून वाले मामले में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस का ध्यान रखा जाए, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए वैसे जुडिशरी खुद ही मैनेज कर लेती है, कहने की जरूरत नहीं है। अभी हाल ही में क्या बोल दिया है, मूल ढांचे में क्या है, जुडिशियल प्राइमेसी मूल ढांचे में है। मैं इंडिपेंडेंस की एक बात और कर रहा हूँ जो जुडिशरी कभी नहीं कहेगी। देखो, इंडिपेंडेंस होती है दो चीज़ों से, एक होती है भय से, एक लालच से। मैंने आपसे कई बार कहा, जब एटीट्यूड की बात हुई, मैंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने एटीट्यूड के हिसाब से बिहेव नहीं कर रहा है तो मोटे तौर पर दो ही कारण हो सकते हैं, या कोई भय है या कोई लालच है, तीसरा कारण आमतौर पर नहीं होगा। तो जुडिशरी किसी डर की वजह से इंडिपेंडेंट ना हो पाए, ये तो जुडिशरी खुद मैनेज कर लेती है। जैसे मान लीजिए सरकार दबाव पैदा करे तो जुडिशरी सरकार को वापस दबाव पैदा कर देगी, पर जुडिशरी पर जो असली दबाव है वो लालच का दबाव है। इसलिए जब कोई जज रिटायर होने वाला होता है ना, उसके आखिरी 3 महीने के जजमेंट्स में अगर आपको सरकार का समर्थन साफ दिखने लगे, इसका मतलब है कि जुडिशरी लालच से मुक्त नहीं है। और क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट होते ही 65 की उम्र रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद 65 साल में जो आदमी इतना ताकतवर है कि पीएम भी खौफ खाता है उससे, सब खौफ खाते हैं। जिस दिन कुर्सी से उतरता है फिर चपरासी भी खौफ नहीं खाता उससे, और कोई पूछता ही नहीं उसको। घर में बैठा है तो कोई चिड़िया ऊपर आई और उसे भी कोई नहीं उड़ा रहा वहां से, ऐसी हालत हो जाती है। तो उसको बड़ी भूख रहती है कि मुझे कोई ऐसा पद मिल जाए सत्ता वाला, ताकि मुझे ना उसी माहौल में रहूं, ठीक फील करूं। तो भारत सरकार ने जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए कुछ मैकेनिज्म बना रखे, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, ऐसे जो कंज्यूमर कोर्ट्स का हाईएस्ट है जो नेशनल ट्राइब्यूनल है वो हो गया। ऐसे बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, बहुत सारे कोर्ट्स हैं, बहुत सारे क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं, और उसमें नियम क्या है, इनका चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज ही होगा। अब वो कौन होगा ये सरकार तय करती है, और जज को पता है रिटायर होने के बाद कोई पूछेगा नहीं मुझे। तो जज को लगता है कि आखिरी 3-4 महीने में अगर सरकार के साथ सुर से सुर मिल जाए तो रिटायरमेंट के बाद 1-आध महीना बैठूंगा घर पे, ताकि सरकार ये शो कर सके कि ये तो सामान्य बात है, सामान्य अपॉइंटमेंट है, अंदर सेटिंग हो जाती है पहले ही। तो फिर क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी मिली रहेगी। नौकरी की दिक्कत नहीं है उनको, पैसे की दिक्कत उनको ये है कि वो जो शक्ति हाथ से निकल जाती है ना, उसकी दिक्कत है। तो सरकारें सेट करती हैं जुडिशरी को इस तरह से। इसका तरीका क्या होना चाहिए? अरुण जेटली जब विपक्ष में थे तभी बोलते थे, पक्ष में तो बोलना बंद कर दिया उन्होंने इस बारे में, क्योंकि सरकार ये तरीका कभी इस्तेमाल नहीं करती, विपक्ष हमेशा चाहता है कि हो जाए। तो आप एक सुझाव दीजिए कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित करने के लिए 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड अनिवार्य किया जाए। ये शब्द अरुण जेटली खूब बोलते थे, कूलिंग ऑफ पीरियड। इसका मतलब इंजन घर में ठंडा हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद फिर से काम में लाएंगे उसको। तो जब भी कोई जज रिटायर होगा 2 साल तक उसे किसी भी तरह की नियुक्ति सरकार द्वारा नहीं दी जाएगी। 2 साल या 3 साल कर लीजिए और अच्छा है। अच्छा, 3 साल बाद नियुक्ति मिलेगी तो जज बहुत प्रभावित नहीं होते, क्योंकि 3 साल बाद सरकार रहेगी नहीं रहेगी ये भरोसा नहीं होता है। तो 3 साल बाद जो सरकार होगी देखा जाएगा, इससे जो जजमेंट्स हैं उन पर असर पड़ने की संभावना कम हो जाती है। तो आप कहिए कि 2 या 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड हो, इससे हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सकेगी, ये बेहतर होगा। चलिए, एक तो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्याओं में से गवर्नर की अपॉइंटमेंट है। गवर्नर होना चाहिए ऐसा आदमी, थोड़ा समझदार, पढ़ा लिखा सा आदमी, वो वहां बैठ के कुछ विज्ञान पे काम करे, साहित्य पे काम करे कुछ। और आता कौन है? सत्तारूढ़ पार्टी का वो नेता जो लगभग चुक चुका है और अब उसको रिटायरमेंट से पहले एक बार आखिरी बार ऐसे भभक के बुझ जाना है। ऐसे व्यक्ति को चुन चुन के बनाते हैं गवर्नर और उनका काम बड़ा सीमित है। अमेरिका में कोई भी कानून वहां की पार्टी लाती है तो वहां की न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह उसके बारे में वहां की सरकार से पूछ सकती है कि यह कानून लाने का क्या मकसद है। लेकिन भारत में यह अधिकार न्यायपालिका को नहीं है। क्या भारत को भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की आवश्यकता है? तो भारत में है ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, किसने कहा कि नहीं है? धूमधाम से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ संविधान में लिखा नहीं हुआ है, पर सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ लिया चश्मे से अपने कि लिखा हुआ है। उसने बताया कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन है, आप नहीं देख पा रहे हैं, उसमें है, लिखा हुआ है। तो है भारत में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर आप भारत में कोई भी एक्ट पढ़ें, जैसे सीएए, अगर आपको इतनी रुचि उसमें है, आपने पढ़ा है? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने सीएए का मूल टेक्स्ट पढ़ा है? हाथ खड़ा करें। हाँ, ऐसे लोगों की संख्या ठीक ठाक है। मैं बड़ा खुश हूँ कि कम से कम 25-30 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। कितने पेज का लगभग? मतलब कायदे से देखें तो 2.5 पेज के आसपास है मैक्सिमम, है ना? नहीं, वो 5 पेज जो बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप कोई भी एक्ट पढ़ेंगे, उस एक्ट के पहले पेज में लिखा होता है पर्पस ऑफ दिस एक्ट, उसका प्रयोजन क्या है। मैं एनेक्सर की बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी कोई एक्ट आप पढ़ेंगे, उस एक्ट में पहले लिखा होता है पर्पस ऑफ दिस एक्ट, और उसमें सरकार, अगर वो सरकारी विधेयक है, आमतौर पर सरकारी विधेयक ही पास होते हैं भारत में, सरकार या संबंधित मंत्री सबसे पहले उसमें लिखता है कि ये विधेयक लाने की जरूरत क्यों पड़ी है। और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी जुडिशियल रिव्यू होता है किसी भी एक्ट का, एक्ट के रिव्यू में पर्पस ऑफ द एक्ट का रिव्यू भी शामिल होता है। इसलिए ये कहना कि भारत की जुडिशरी के पास पर्पस को चेक करने का अधिकार नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत की जुडिशरी पर्पस को चेक, भारत की जुडिशरी कुछ भी चेक कर सकती है। उसे केवल 4 शब्द बोलने हैं, संविधान का मूल ढांचा, उसके बाद उसके जो मन में आए करे। ये तो अमेरिका वाले भी नहीं कर पाए। अमेरिका वाले भारत से सीखेंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है, मूल ढांचा भी होता है। जुडिशियल एक्टिविज्म भारत ने अमेरिका से सीखा। अमेरिका में जॉन मार्शल ने पहली बार इसको अप्लाई किया तो भारत के लोगों का सही चीज है ये वाली।
लेकिन भारत के लोग उसको सीख के और आगे निकल गए उनसे भी, वो अमेरिका वाले पीछे रह गए हैं, क्योंकि मूल ढांचा कहीं नहीं है, वो हमारे देश में है। और वो मतलब वो जैसे परम तत्व होता है, अनिर्वचनीय है, दिखता नहीं है कहीं, बस महसूस ही किया जा सकता है, कुछ कुछ वैसे ही संविधान का मूल ढांचा है, दिखेगा नहीं, पढ़ नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं उसको, और वो महसूस करने की शक्ति से ईश्वर कुछ ही लोग महसूस कर पाते हैं, ऐसे मूल ढांचे को भी कुछ ही लोग महसूस कर पाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। अब इथिकल कंसर्न सरकारी कर्मचारियों को लेकर क्या है, यानी कल को आप लोग जिस पद पर जाएंगे तो उस संबंध में कौन कौन सी इथिकल कंसर्न एक नागरिक को हो सकती है कि सरकारी कर्मचारी ये ना कर दे, वो ना कर दे, इस तरह की चिंताएं जो होती हैं वो। देखो, आप मुझे ये बताओ कि दो सरकारी कर्मचारियों में से कौन सा ज्यादा बुरा है आपकी राय में। एक ऐसा है जो बेईमान है किंतु समाज के वंचित वर्गों, पिछड़े लोगों के प्रति संवेदनशील है। दूसरा, जो ईमानदार है, काम ठीक से करता है, एफिशिएंट है, किंतु समाज के वंचित वर्गों के प्रति बेहद असंवेदनशील है। अब आपको ये क्या बात हुई? जीवन में ऐसे ही ऑप्शंस आते हैं, जीवन में ऐसे नहीं आते कि जो ईमानदार भी है और संवेदनशील भी है और जो बेईमान भी है असंवेदनशील भी है, ऐसे ऑप्शन नहीं आते लाइफ में, वो किताबों में होते हैं। अगर इनमें से आपको चुनना हो कि ज्यादा बुरा कौन है ना, तो फर्स्ट सेकंड मत बोलो, भूल गया कौन सा फर्स्ट सेकंड सेकंड, ऐसे बताओ कि ज्यादा बुरा होने के लिए बेईमानी ज्यादा बुरी है या असंवेदनशीलता ज्यादा बुरी है। तो संवेदनहीनता या संवेदनशीलता ज्यादा बुरी बात है। इसलिए सरकारी कर्मचारी को लेकर नैतिक चिंताओं में सबसे ऊपर रखिए कि कहीं वह समाज के वंचित वर्गों के प्रति संवेदनहीन न हो। वंचित वर्गों के प्रति संवेदनहीनता, आपको वो नैतिक मूल्य याद आ रहे हैं जिसमें करुणा और वो सब थे, एम्पैथी, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कंपैशन और एम्पैथी का न होना वंचित वर्गों के प्रति। कंपैशन को आपने हिंदी में क्या बोला था? करुणा। और एम्पैथी को समानुभूति। इनका अभाव होना मेरे ख्याल से किसी भी सरकारी कर्मचारी, विशेषकर सिविल सेवक जिसके पास पावर बहुत ज्यादा होती है ना, उस व्यक्ति के मामले में सबसे बड़ी चिंता हमें ये होनी चाहिए। ठीक है, बाकी तो छोटी मोटी बातें जो थी, ईमानदार नहीं है, इंटीग्रिटी वाला आदमी नहीं है, तो ईमानदारी का ना होना या उस व्यक्ति का सत्यनिष्ठा का अभाव कह लीजिए। सत्यनिष्ठा को ही आप मोटे तौर पर ईमानदारी मान लीजिए। तो सत्यनिष्ठा या ईमानदारी का अभाव यदि किसी व्यक्ति में है, ये सेकंड प्रॉब्लम है। अगर कोई व्यक्ति बेईमान है तो वो क्या करेगा? एक तो करप्शन करेगा। बेईमान व्यक्ति और क्या कर सकता है? बेईमान व्यक्ति ये भी कर सकता है कि सरकार की जो गोपनीय सूचनाएं हैं उनको बेच दे, तो गोपनीय सूचनाओं का मिसयूज कर दे। देखिए, जो कलेक्टर होता है ना, कलेक्टर 3-4 प्रकार के माने जाते हैं। एक होते हैं ड्राई ऑनेस्ट, एक शब्द चलता है ड्राई ऑनेस्ट, सूखा ईमानदार। हिंदी में बोलेंगे सूखा ईमानदार। ठीक है, तो जो ड्राई ऑनेस्ट है वो ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल एक भी पैसा नहीं खाता है, कोई करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, एकदम दूर रहता है। उसके ऑफिस में हो भी रहा करप्शन तो कहता है कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, आप मुझसे दूर रखिए, मेरे लिए मेरा वेतन काफी है, मैं शामिल नहीं होऊंगा। इस तरह का व्यक्ति जो आमतौर पर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग भी नहीं करता है, अपने व्यक्तिगत हित में अपनी कार का भी प्रयोग नहीं करेगा, ऐसे कुछ लोग होते हैं। इनकी संख्या 0.1% के आसपास मान लीजिए। ये दशमलव हटा दूं, रख ही लेना, डेसिमल रख ही लेते मेरे ख्याल से। मतलब आप लोग तो वहीं मैं जानता हूँ, लेकिन बाकी पूरे देश की जनसंख्या 500 निकाल भी लेंगे तो इतना तो आएगा लगभग, तो पॉइंट में ही आएगा, दशमलव के बाद 0 भी आ जाएगा बल्कि उसमें, तो है ना। आप लोगों को तो पूरा भरोसा है, लेकिन बाकी जो समाज है ना वो ठीक नहीं है। ठीक है, दूसरे होते हैं ऑनेस्ट, तीसरे होते हैं करप्ट, तीसरे चौथे को वेट करप्ट कह सकते हैं, गीला बेईमान कह सकते हैं। भाई सूखा ईमानदार का घोर विपरीत क्या होगा? वेट और डिसऑनेस्ट कह लीजिए, तो चौथे को बोल लीजिए महाकरप्ट, तो महा बेईमान टाइप का आदमी। जो ऑनेस्ट आदमी होता है कलेक्टर, ऑनेस्ट आदमी का मतलब है जो अलग से पैसा नहीं मांगता कभी, जो फिक्स है वो आता रहता है। और फिक्स का मतलब वेतन नहीं है, वो तो मतलब कलेक्टर वेतन को छूता भी नहीं है। वेतन को तो बीच में इसलिए थोड़ा सा निकालते थे कि सरकार को लगे कि हाँ जरूरत पड़ती है इसको वेतन की, सिर्फ इसलिए, वरना वेतन तो कलेक्टर लोग छूते भी नहीं, क्या छुएंगे उसको। हाँ, ये करिए अकाउंट से निकाला, दूसरे अकाउंट में डाल दिया, ताकि ये भरोसा रहे सरकार को कि वेतन से ही काम चल रहा है आदमी का। तो ये ऑनेस्ट लोग वो माने जाते हैं प्रशासन में जो अलग से मांगते नहीं है किसी काम के लिए पैसा, जो फिक्स है वो फिक्स है। जैसे आमतौर पर कोई अगर जिला सामान्य साइज का है तो उसमें एक साल में डेवलपमेंट का खर्चा करीब 500 करोड़ के आसपास की योजनाएं तो होती हैं, ये नॉर्मल है कि इतना तो होगा ही होगा। तो सामान्य आकार के सामान्य जिले में सामान्यतः 500 करोड़ रुपए एक साल में योजना व्यय होता है, एक सामान्य फिगर है। और कलेक्टर से बड़ा सिंपल रहता है कि 2% फिक्स होता है, कहीं कहीं 1 है, कहीं 1.5 है, कहीं 2 है, वो डिपेंड करता है उस राज्य में क्या नियम चल रहा है, उस राज्य में क्या व्यवस्था है, हर राज्य की भी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो मुझे ध्यान है कि एक बार एक IAS से बात हुई तो उसने कहा कि सर मैं ऑनेस्ट कैटेगरी में आता हूँ, मैं कभी नहीं मांगता हूँ किसी से, बाकी सब व्यवस्था तो व्यवस्था ही है, क्या कर सकते हैं। तो व्यवस्था का मतलब फिर जब मैंने समझा तो ये मतलब निकला उसका पूरा मिला के, जिसका मतलब है कि उसे कुछ भी नहीं करना है, अपना सामान्य काम करना है, ऑफिस जाना है, काम करना है, किसी से डील नहीं करनी, बात नहीं करनी, किसी के दबाव में नहीं आना है। इतना करने के बदले उसको साल भर में करीब 10 करोड़ की रिश्वत आ जाती है। और ये कैसे आती है? ऐसे नहीं आती कि बोले नहीं जाएगा कहीं बोरी भर के, ऐसा नहीं होता है, उसके भी सिस्टम बने होते हैं, कहाँ पहुंचानी है, कैसे होगा, सब बना रहता है। ये ऑनेस्ट आदमी होता है। ऐसे वाला जो कलेक्टर है उसको बोलते हैं ईमानदार कलेक्टर होता है।
ठीक है, आप में से कुछ लोगों के चेहरे पर ये भाव है कि आज बताइए काम की बात है। तो अब तक तो बेकार की बात है, सत्यनिष्ठा, ईमानदार, ये सब क्या है? असली बात तो ये बताइए, है ना? इन्हीं में से कुछ लोग फंसते हैं, फिर जेल चले जाते हैं। उनका सामाजिक सम्मान खत्म हो जाता है, फिर बाद में उनमें से कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं शर्म के मारे, वो अलग बात है। जो तीसरी कैटेगरी है वो होते हैं करप्ट लोग, जो डिमांड करते हैं, ठेकेदार कह रहे हैं कि सर इसमें इतना फंड है तो कलेक्टर का 2% फिक्स होता है, कहते होता हुआ 2%, हमारा 4% होगा। इस तरह के जो कलेक्टर्स हैं, जो हर चीज में पैसा मांगते हैं। और महाकरप्ट आपको पता ही है, वो सड़क से निकलता है, देखते क्या बेच दूं और क्या बेच सकता हूँ। ये तालाब यहाँ पर, कह रहे थे तालाब तो है नहीं तो बनवाओ तालाब यहाँ पर, तो सर पानी है नहीं अंदर तो क्या हो गया, खुलवाओ। तो कई ऐसे तालाब सरकार में बनते हैं, बन गया फिर भर भी गया वापस, फिर बना फिर भरा और कुछ हुआ ही नहीं, और कुछ और तालाब खुद गए, छोटे छोटे घरों के अंदर कुएं खुद गए, ऐसे। तो करप्शन का जो इंडेक्स है ना, उसमें भी देखना पड़ता है कि करप्शन किस लेवल का है। तो इसलिए करप्शन की बात करना बड़ा आसान है, उसे कंट्रोल करना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। पुलिस वालों की कमाई के जरिए क्या क्या होते हैं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। जैसे एक सामान्य बात, अगर आप मान लीजिए कोई केस हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे आपके मकान मालिक ने आप पे केस लगा दिया कि भाई ये बिजली का मीटर जो है उसमें तार निकाल के चोरी कर रहा था, मान लीजिए कुछ ऐसा कर दे, मान लीजिए कोई झूठी कंप्लेंट कर दे। अब उससे वहां कंप्लेंट कर दी, पुलिस ने आपको बुला लिया, या जिसके खिलाफ कंप्लेंट किसको बुलाया। अब पुलिस ऐसे हर मामले में हमेशा इक्वल ट्रीटमेंट करती है कि दोनों से लेना है, एक से नहीं। तो जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसको तो ये कि तेरा करियर खराब हो जाएगा, केस लग जाएगा, आईएएस एग्जाम नहीं दे पाएगा, बर्बाद हो गया तू, तो बस बर्बाद होने वाला है, लिख रहा हूँ, चल लिखना शुरू कर रहा हूँ, लिख दूँ, क्या नाम है बता, नाम बता। तो बच्चा, वो सर मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। फिर 3-4 दोस्त आते हैं, फिर सर बच्चा ऐसे बर्बाद हो जाएगा, तो कह रहे मेरे भी तो बच्चे हैं, वो तो बर्बाद हो रहे हैं। फिर उसके बदले फिक्स हो जाता है 5,000 10,000 को फिक्स हो जाता है, उससे मामला सेट हो जाता है। दोनों अलग कमरे में बिठाते हैं, फिर वो उसके पास जाता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा आदमी निकला, ये तो तेरे खिलाफ कंप्लेंट कर रहा है, तुमने 4 कमरे किराए पे दे रखे हैं, टैक्स नहीं पे करते उसका, कभी टैक्स पे नहीं किया, केस बन गया तेरे खिलाफ, तो मामला उल्टा पड़ गया। अब तो भाई अगर कंप्लेंट तो मैंने की थी, वो तो ठीक है, पर वो भी तो कोई बोलेगा, अब तो कंप्लेंट उल्टी बन गई भाई, अब तो जेल होगी, बुला लो घर से 2 लोगों को बुला लो, वो करना होगा, मुचल का भरना होगा, बुलाओ लोगों को। अब ऐसा लगता है कि मैं तो शिकायत लेके आया था, अब वापस बस पहुंच जाऊंगा किसी तरह से, फिर 10,000 ये भी देता है वापस जाने के लिए, और इस तरह से। और मुझे सबसे रोचक तथ्य एक बार क्या सुनने को आएगी, जैसे पुलिस के पैसों में एक पैसा किस चीज का है, जैसे ट्रक है किसी जिले में, कोई ट्रक रात को सड़क पे खड़ा हुआ है, इसका भी पैसा फिक्स है, चलने का, बसों के चलने का, ऑटो चलने का, रेडी लगने का, खोमचे लगने का, वो सब तो है ही। कोई ट्रक सड़क पे खड़ा होता है, उसका भी पैसा फिक्स है, और पूरे सिस्टम में हर चीज का पैसा फिक्स है, और नीचे से ऊपर तक बटा रहता है। और कुछ राज्यों में तो एसपी भी आता है इस बेस पे कि भैया कौन सा जिला चाहिए वाला, तो इसका रेट साल का 5 करोड़ है, तो एसपी साहब सरकारी पार्टी के फंड में जितना पैसा देने की गारंटी देंगे तो उस जिला मिलेगा। अब एसपी को हर साल 5 करोड़ जमा करना है, तो एसपी साहब बुलाएंगे सारे डीएसपी को, आओ आओ, एसएचओ को बुलाएंगे, सीईओ को बुला लेंगे, फिर बोलेंगे देखो इतना मैं कमिट करके आया हूँ, तो अगर कम से कम 8 नहीं मिला मुझे तो मैं 5 कैसे दूंगा। तो व्यवस्था होती है, फिक्स होता है कि इस पुलिस स्टेशन से इतना आएगा, इससे इतना आएगा, कुल मिला के 8 का हिसाब बन जाता है। फिर एसएचओ जाता है, एसएचओ या एसओ बोलता है पुलिस वालों से कि देखो कमिटमेंट करके आया हूं हर महीने 50 लाख की, तो अगर हर महीने एक नहीं आया तो मैं कैसे दूंगा 50 लाख। आपको पता ही होगा ना, ये पूरा सिस्टम है। और टॉपिक नंबर 7 में क्या पढ़ेंगे हम, करप्शन को कैसे समाप्त किया जाए। और पढ़ने वाले कौन है जो मन में समाप्त हटा के सोच रहे हैं करप्शन को कैसे किया जाए, वो जो आबादी करप्शन कैसे करें पर विचार कर रही है, उसको लिखना है करप्शन कैसे समाप्त करें। अरे मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग उस कैटेगरी में आएंगे जो डीएच कैटेगरी होती है, उसमें भी आएंगे। खैर, तो हम दूसरी बात कर रहे हैं सत्यनिष्ठा का अभाव। मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, देखिए करप्शन, सारे करप्शन बराबर नहीं होते, कुछ करप्शन ज्यादा घटिया होते हैं दूसरों की तुलना में, और वो करप्शन जिसमें किसी वंचित वर्ग के व्यक्ति का हित मार के पैसा कमाया गया हो, किसी पीड़ित को नुकसान पहुंचा के पैसा कमाया गया हो, वो करप्शन निश्चित रूप से ज्यादा नीच है उस करप्शन की तुलना में जिसमें किसी समृद्ध व्यक्ति से कुछ ले लिया गया हो। ऐसी केस स्टडीज भी आ सकती है कभी कि 2 सिचुएशन से, इनमें से आप किसको कितना अनैतिक मानेंगे। इसलिए यह भी कहा जाता है कि अगर कभी ऐसा संकट आ ही जाए, नैतिक संकट, तो कम से कम किसी वंचित समुदाय के व्यक्ति या वंचित व्यक्ति के खिलाफ कुछ ऐसा मत कीजिएगा, मतलब लोकल भाषा बोलते हैं कि उसकी बद्दुआएं मत लीजिएगा। तो भाव यही है कि जो पहले से इतना पीड़ित है, अगर आपके अधिकारी बनने की वजह से वो और पीड़ित हो गया तो फिर कोई मकसद बचता नहीं है सिविल सेवा में आने का या जीवन जीने का भी। तो इतनी तो सत्यनिष्ठा होनी चाहिए हर व्यक्ति में। खैर, सत्यनिष्ठा का भाव, ईमानदारी का भाव, ये दूसरा कंसर्न आप कह सकते हैं। और इससे क्या क्या नुकसान है, एक तो ऑफिशियल सीक्रेट्स का मामला हो सकता है, करप्शन हो सकता है, और करप्शन का नुकसान अंततः होता है जनता को, क्योंकि जैसे पुल बन रहा है उसमें करप्शन हुआ, जैसे बनारस में कुछ दिन पहले एक दुर्घटना हुई बहुत बड़ी, तो जो 20-30 लोग उसके नीचे दब के मर गए, उनका भी तो जीवन का अधिकार था ही। 2 चीजें महत्वपूर्ण। तीसरी बात इसमें हम लिख सकते हैं, एक टॉपिक यूपीएससी ने पूछा है आपसे पिछले साल, वो है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसको आप कह सकते हैं हितों का संघर्ष या हितों का विरोध। तो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा लेके डिस्कस करता हूं, हित संघर्ष लिख के काम चलाते हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुवचन में आएगा।